जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं नीडर न्यूज और मैं हूं अमजद। अभी मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने है और इस हॉस्पिटल में दो दंपति यानी पति पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि वो क्यों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं इसका मामला मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो इन दोनों पति पत्नी का रक्सौल के बैंक रोड में एक कपड़े का दुकान हुआ करता था और उसके बाद इनके फोन पे कहीं न कहीं किसी दूसरे नंबर से, नेपाली नंबर से कॉल आता है और 10 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है कि 10 लाख रुपए जो रंगदारी के तौर पे आप दीजिए, लेकिन ये लोग 10 लाख रुपए नहीं देते हैं, जिनके कारण इनके दोनों दंपति को एक साथ गोली मार दी जाती है और दोनों पति पत्नी इसी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि उनके परिजन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और सभी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या था और क्या क्या हुआ था। मेरे साथ रक्सौल के एक सोशल वर्कर जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और घटना की हर एक जानकारी आपको जुटाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत सिंह हुआ। रंजीत सिंह हुआ। सर, आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताइए। ये मेरे घर के नज़दीक के रहने वाले हैं। जी जी। और जब पहली बार इनके पास धमकी आया तो हमको ये बताएं कि रंजीत भैया हमको धमकी दिया जा रहा है और 10 लाख का डिमांड किया जा रहा है। अच्छा। बोले भाई आप तो 10 लाख के लायक है भी नहीं, आपसे 10 लाख जो मांग रहा है बेवकूफ़ है और हो सकता है ये आपसे मजाक किया गया हो। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इग्नोर कर दिए उसको। दूसरा बार जब आया धमकी और ये हमको बताया तो हम बोले कि हम डंकन के पास हैं, आइए चलते हैं थाने में। जब ये लोग आए मेरे पास तो हम लोग विवेक जायसवाल जी को, जो हमारे थाना प्रभारी थे हरिया के, उनको जानकारी दिए तो बोले कि आइए हम रक्सौल थाना में बैठे हुए हैं। रक्सौल थाना में जाके मिले और जो अपराधी धमकी दे रहे थे वो उस क्रम में भी फ़ोन किए। हम लोग विवेक जायसवाल जी से बात करा दिए उसका। जब आप लोग थाना में थे उस टाइम भी अपराधी कॉल करता है? हाँ, कॉल करता है। आप थाना प्रभारी से बात भी कराते हैं? जी, थाना प्रभारी से बात भी कराया जाता है और थाना प्रभारी एज ए मित्र बन के उनका बात किए। अच्छा। और सारी बात को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बावजूद वो बोलते हैं कि ठीक है सनहा दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। सनहा के नाम पर एक चिट्ठी लिख दिया गया, सनहा दे दिया गया और वो FIR भी किया गया। अच्छा। जिसका प्रतिलिपि मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा? थाना प्रभारी बोले कि 1 महीना 1.5 महीना आप आराम से घर में रहिए, यानी कि एक जो शरीफ इंसान है, जो कमाने खाने वाला, वो घर में रहे, अपराधियों से डर के रोड में घूमे। थाना प्रभारी बोले कि 1 महीना आप घर में रहते हैं तो हम इधर अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये 2-2.5 महीना हो गया, 20/7 का घटना है, 19/7 का घटना है, 20/7 को केस रजिस्टर्ड होता है और लगभग 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीने के बाद अचानक ये कांड को कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस या चूक है। अच्छा, पुलिस को आपने 2 महीना पहले FIR दर्ज करा दिया और ये सारी मामला बता भी दिया। पुलिस आप लोगों को ये बोली कि आप लोग घर में रहिए 1 महीने के लिए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं उन दोनों दंपति को घर में भी रखा, ठीक है, और उसके बाद इसी बीच 2-2.5 महीने के बाद ये घटना हो जाती है। जब स्थिति सामान्य हो गया जी, ऐसा लगा कि स्थिति सामान्य हो गया, कहीं डर भय खत्म हो गया, और फोन नहीं आ रहा है तो ये लोग अपना घूमना फिरना शुरू किया, दुकान आना जाना शुरू किए। इस क्रम में कल रात में अचानक 7:30 बजे के बाद ये घटना होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस का चूक है इसमें। जिस वक्त उनको मोबाइल नंबर दिया गया था उस टाइम ट्रैक करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। अगर ट्रैक किए रहते, CDR रिपोर्ट के अनुसार काम किए रहते तो अपराधी जेल के भीतर होता है। स्पीड ट्रायल भी किया जाता, भाई फोन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या है, कहीं ना कहीं अपराधी को पकड़ पाते उस टाइम में। बिल्कुल, उस वक्त अपराधी पकड़ा जाता और वो जेल के अंदर होता और ये लोग आज हमारे साथ होते, हमारे साथ घूम फिर रहे होते। लेकिन आज ये हॉस्पिटल में और अपराधी आजाद है। अपराधी अभी भी घूम रहा है, लेकिन शरीफ व्यक्ति कहीं ना कहीं उस अपराधी के चपेट में आके हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसा घटना हर एक दूसरे-तीसरे महीने हो जा रहा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इसको जगाने के लिए बुधवार को हम रक्सौल के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि हमारे साथ हैं और रक्सौल थाना में पूछें कि आखिर ये रक्सौल वासियों के साथ क्या हो रहा है। जो व्यापारी बंधु अपने तन मन से लग करके, अपने धन से टैक्स दे करके देश का हिफाजत करते हैं, देश का सेवा करते हैं, उनके साथ इस तरह अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों हो जाता है? सही बात। उनके साथ रंगदारी क्यों मांगा जा रहा है, जबकि भारत सरकार को वैट दे रहे हैं, जिससे हमारा पुलिस महकमा को महीना मिलता है। कहीं कि पब्लिक का ही टैक्स होता है, जो पुलिस को महीना मिलता है। पब्लिक का ही टैक्स होता है और व्यापारी बंधुओं के द्वारा उस टैक्स को पूर्ति किया जाता है, तब जाके कहेंगे पुलिस कर्मी को अपना वेतन मिलता है। और आज हमारे व्यापारी डरे सहमे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर, बिहार में सुशासन बाबू का राज है और नीतीश जी खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, कहीं उनकी पुलिस प्रशासन हमेशा निकम्मीपन दिखाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे लेकर? हम सरकार पे कमेंट यही कहना चाहेंगे कि सुशासन बाबू का तो नारा लग रहा है, लेकिन ये कहीं से सुशासन नहीं है। अभी कम से कम 8-10 घटनाक्रम का हम खुद से संदिग्ध गवाह हैं, देख रहे हैं, हर घटना में जा रहे हैं, तो कैसे हम कहें कि सुशासन बाबू हैं ये?
अपराध बाबू हो गए हैं हमारे। अपराध में बिल्कुल हो गए हैं आप। जैसा कि यहाँ पे एक सज्जन थे जो कि खुद को यहाँ पे बता रहे थे कि हम कहीं न कहीं समाज सुधारक हैं और समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। फिलहाल जो दंपति अभी इस हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूरी घटना बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से दिखाइए, ये हॉस्पिटल का नाम है एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि रक्सौल में मौजूद है और इसी हॉस्पिटल के अंदर वो दोनों पति-पत्नी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कोई पता नहीं कि कब उनकी मौत हो जाए या फिर वो फिर से अपने जीवन को सही से गुजार पाए, ये अभी कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो अभी मेरे साथ वहीं पति पत्नी और दोनों दंपति के यहाँ पे पुत्र हैं, इनसे बात करेंगे और कुछ जानकारी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास तिवारी हुआ। विकास जी, आप ही के मम्मी पापा इसके अंदर भर्ती हैं? जी। अभी उनका स्थिति कैसा है? पापा जी का तबीयत तो ठीक है, लेकिन मम्मी का सीरियस है, बहुत सीरियस ज्यादा है? आईसीयू में भर्ती है। जैसा कि मुझे पता ये चला कहीं कहीं आपके सामने ही गोली मारी गई थी। जी, मेरे सामने ही गोली मारा। जी सर, तो गोली कब और कहाँ और कैसे मारी गई, ये बताइए थोड़ा। हम लोग कल शाम को 6:30 के करीब दुकान बढ़ाकर घर के लिए जा रहे दुकान बंद करके? जी जी हाँ। दुकान बंद करके जा रहे थे लोग, तो 2 बाइक था। हाँ। एक बाइक मेरा भाई, छोटा भाई चला रहा था, जिसपे मेरे माता पिता दोनों उस पे बैठे हुए थे, और एक बाइक था जिसपे मैं और मेरे मामा और मेरी नानी बैठे हुए थे लोग। तो मेरा भाई आगे आगे था बाइक पे, हम लोग पीछे पीछे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम जब बाइक चला रहे थे तो मेरे पीछे से 2 आदमी ओवरटेक करके, एक ही बाइक था जिसपे 2 जन बैठे हुए थे, ओवरटेक करके निकला। तो हमको लगा कि शराब पिया है, कि इतना बगल में नाली है, इतना स्पीड में कैसे निकल रहा है। तो हमको लगा कि ये दारू वारू पिया है। हाँ। तो उसको देखे कि वो आगे जाके अपने पैंट से मतलब कुछ निकाला, ठीक है, बंदूक निकाला और मार दिया। उसके बाद हम देख ले, मेरी मम्मी को भी लगा, पापा को भी लगा, वो दोनों जन गिर गए थे, वहीं गिर गए थे, रोड पे वहीं पे गिर गए थे। तो हम सोचे कि उसको पकड़ लें, लेकिन ये लोग गिर गए, तो हम इन लोग को पकड़ के मतलब उठा के लाके हॉस्पिटल में एडमिट। आप आके एडमिट कर दिए हॉस्पिटल में? हम और मेरे मामा जी थे। आपने जब घटनास्थल में मौजूद थे उस टाइम में जब इनको गोली लगा था? हाँ, हम लोग उनके बाइक के पीछे ही आ रहे थे, हम और मेरी माँ और मेरा भांजा, एक ही बाइक पे हम 3 थे, और दीदी जीजाजी और मेरा छोटा भांजा जो बाइक चला रहा था। सब कोई साथ में आप लोग थे ना? हम लोग 2 बाइक से आगे पीछे चल रहे थे, ये लोग आगे थे और हम लोग उनके पीछे चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और उसके जब घटना होने के बाद पुलिस अभी तक क्या की है? पुलिस वही एसपी साहब आए थे कल, पूरा जांच पड़ताल किए और आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द हम लोग इसके मामले में। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कि 2 से ढाई महीना पहले आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दिया और इसकी सूचना जो है आप लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को दे भी दिया कि मुझे फोन करके धमकी आ रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन रुकी रही और सोई रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें देखिए, एफआईआर करने के बाद प्रशासन 1 महीना इनको हाइड रहने के लिए बोला, तो इनको रखा भी गया। उसके बाद प्रशासन के मतलब 4 आदमी का गवाह भी मांगा, तो जिसको गवाह दिया गया। फिर प्रशासन से हम मतलब अक्सर ये लोग जाता आता रहता था, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि सारा मैटर हम लोग समझ लिए हैं, सॉर्ट आउट हो गया है, आप लोग अब निश्चिंत होके घूम सकते हैं, अपना मतलब जो भी काम है वो कर सकते हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है, सारा मैटर जो है हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए हैं। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि अपराधी कहीं ना कहीं खुलेआम घूमे और एक शरीफ व्यक्ति को वही पुलिस जो कहने के उन्हीं व्यापारी के पैसे के टैक्स जो मिलता है उसी से अपना वेतन लेता है, और वही पुलिस ये कहता है कि आप घर में रहिए लेकिन अपराधी खुलेआम घूमेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे अब कोई भी प्रशासन से ही अपना उम्मीद लगा के बैठता है, क्योंकि उसी के भरोसे हम लोग यहाँ पे अपना जो भी है व्यापार है या फिर जो भी जॉब है कर रहे हैं। अगर प्रशासन ही इतनी लापरवाही बरतेगी तो फिर आम आदमी और व्यापारी फिर कहाँ जाएगा, कैसे जिएगा? तो सुना आपने कैसे घटना कुछ ऐसा होता है कि वहीं पुलिस प्रशासन जो सुशासन बाबू, सुशासन के राज कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन वही सुशासन बाबू नीतीश कुमार की जो पुलिस प्रशासन है कहीं न कहीं निकम्मापन यहाँ पे सामने देखने को मिलता है। आपको बता दें कि वही व्यापारी है जो कहीं न कहीं अपने पूरे मेहनत से अपने कपड़े का दुकान या फिर जो भी व्यापार करते हैं, उसके बाद उसी व्यापारी अपने सामान जो बेचते हैं उसका टैक्स कहीं न कहीं सरकार को देते हैं, तब जाके बिहार पुलिस या फिर किसी भी पुलिस प्रशासन को वेतन मिलता है। और वो निकम्मी शासन प्रशासन ये बोलती है कि एक शरीफ व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं घर में बंद रहे और अपराधी बाहर रहे। फिलहाल आप ये अपडेट देख रहे थे रक्सौल के एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल से, और 2 दंपति जिंदगी और मौत से जूझ रही है। चलिए मिलते हैं इस तरह किसी और न्यू अपडेट के साथ, तब तक आप बन रहिए निडर न्यूज़ के साथ।